Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik. और आज की वीडियो में हम जैसा कि अभी तक 12th क्लास के वन शॉट स्कोर बूस्टर्स करते आ रहे हैं, सो टुडेज वीडियो इज ऑल्सो अबाउट अ वन शॉट स्कोर बूस्टर जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। तो जिन लोगों ने कल का लाइव ज्वाइन किया था उनको ऑलरेडी पता है कि हमने चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ वन शॉर्ट वीडियो में एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ के वी हैव कंप्लीटेड एंड अंडरस्टूड इट। तो कितने लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गए हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5? कौन कौन एकदम श्योर हैं कि अब आप इन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं? चलिए, सो आज की जो वीडियो है, इन दैट वी विल बी कवरिंग चैप्टर नंबर 6 विच इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। कुछ ग्राउंड रूल्स फटाफट मैं रिपीट कर देती हूँ उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम ये लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। सो मेक श्योर यू हैव अ वाटर बॉटल विद यू हैव अ नोटबुक एंड अ पेन और अ पेंसिल विद यू, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है और हो सकता है आपको कुछ फ्लो चार्ट्स बनाने पड़े, कुछ कीवर्ड्स नोट करने पड़े जो आपकी मेमोरी में चीज़ें रिटेन करने में हेल्प करेंगे आपको, राइट? एंड टर्न ऑफ योर सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस। बस ये जो वीडियो है 1-1.5 मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटे की होगी, उससे ज़्यादा लंबी मैं नहीं करने वाली हूँ इस वीडियो को। तो बस इतनी देर के लिए अपने सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस बंद करके कंप्लीटली अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर लो। बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना? एंड ब्रेक लेने का अगर मन करे, लगे आप थक गए हो, तो फर्स्ट 30 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, स्ट्रेच करो, रिलैक्स करो, पानी वानी पियो एंड देन अगेन गेट बैक टू स्टडीज एंड वर्क, right? So you can and you will and we will do it together. So let us get started, let the games begin. और बात ये है कि हम अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ के करेंगे। तो आप लोगों का जो है टाइम सेव करने के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक्स में से मैंने ऑलरेडी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए वो मैं ऑलरेडी कलरफुल कलर्स से हाईलाइट कर चुकी हूँ। तो हम क्विकली ग्लांस थ्रू करते हैं इस वन शॉर्ट वीडियो में पूरे चैप्टर नंबर 6 को एंड तैयारी करते हैं आपके बोर्ड्स की। सो लेट अस गेट टू रीडिंग आवर बुक्स नाउ, राइट? तो एक बार क्विकली नजर मार लेते हैं आपके सिलेबस पे। सो एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन में अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी सिलेबस ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं और इन टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनिंग सोशल बिहेवियर, नेचर एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। तो इस पूरे चैप्टर में एटीट्यूड वाला जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो नेचर एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है, एटीट्यूड चेंज कैसे होता है, एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच का रिलेशन क्या होता है, देन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड सम स्ट्रैटेजीज टू हैंडल प्रेजुडिस। और ये वाला जो आपका चैप्टर है ये पूरा 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। सो गाइज प्लीज पे कंप्लीट अटेंशन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं विद एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। सो दिस इज योर टॉपिक्स, दीज आर योर टॉपिक्स, ऑल राइट। सो हम पहले सेक्शन के साथ शुरू करते हैं, एकदम स्पीड में बुलेट ट्रेन की तरह सब कुछ पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। आपको कोई डाउट्स आए आप कमेंट सेक्शन जो लाइव चैट चल रही है उसमें पूछ सकते हैं आपस में अपने क्लासमेट्स के साथ। आप ये वीडियो व्यू कर रहे हैं, चाहे तो अपने और क्लासमेट्स के साथ यू कैन शेयर दिस लाइव फीड ताकि कलेक्टिवली आप सब लोग मिलके जो है बोर्ड्स की तैयारी करें। चलिए, सो एक्सप्लेनिंग द सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? वी ऑल आर सोशल बींग्स, हम लोग सोशल बींग्स हैं। उसका मतलब क्या है कि हम लोग एक सोसाइटी के पार्ट हैं। हम लोग ह्यूमंस हैं जिनको इंटरेक्शन करने से मज़ा आता है, जिनको दूसरे ह्यूमंस से इंटरेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है बिकॉज हम एक सोसाइटी में रहते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आती है इम्प्रेशन फॉर्मेशन की, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो व्हेन वी मीट पीपल वी मेक सर्टेन इम्प्रेशंस अबाउट देम, है ना? जैसे किसी भी इंसान से आप पहली बार मिल रहे हो, आप अपने मन में उस इंसान के बारे में कोई ना कोई आइडिया ज़रूर लेके बनाते हो कि हाउ दैट पर्सन इज इन योर माइंड। that is known as impression formation, कि you are forming certain ideas about that person, कि उसकी कैसी क्वालिटीज होंगी, वो कैसा इंसान होगा, या कैसी उसका बिहेवियर होगा। सो ऑल ऑफ दोज आइडियाज आर नोन एज impression formation। वो बोलते हैं ना कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, कि आप पहली बार जब किसी से मिल रहे हो और उसके मन में आपने अपना कैसा इंप्रेशन छोड़ा है, अक्सर
वो आपके लिए जजमेंट का जोन बन जाता है, बिकॉज नाउ द अदर पर्सन बिगिंस टू थिंक अबाउट यू इन दैट इम्प्रेशन वाला सेंस ओनली. सो इम्प्रेशन फॉर्मेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल बिहेवियर, क्योंकि हम अपने सोसाइटी में हर दिन किसी ना किसी से मिलते रहते हैं, कोई ना कोई हमसे मिलता रहता है, हम लोगों के बारे में इंप्रेशन फॉर्म करते हैं, लोग हमारे बारे में इंप्रेशन फॉर्म करते हैं. फिर एक टर्म आती है एट्रीब्यूशन. इवन दो एट्रीब्यूशन के बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट बेटर होगा कि अगर आपको एटलीस्ट एट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पता हो, सोशल कॉग्निशन की डेफिनेशन पता हो, क्योंकि इससे जो है आपकी आंसर राइटिंग में एज मिलेगा आपको. सो एट्रीब्यूशन क्या है? व्हेन वी असाइन कॉजेस टू द बिहेवियर ऑफ पीपल, कि किसी इंसान ने ऐसा काम क्यों किया होगा, तो हम जब किसी इंसान के बिहेवियर के लिए कॉज असाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में एक इंसान चल रहा था, चलते चलते वो गिर गया. सो मैंने क्या कॉज असाइन किया कि भाई वहां पे ना एक केले का छिलका पड़ा हुआ था, एक बनाना का पील था वहां पे, उस पे स्लिप होके वो इंसान गिर गया होगा. सो दिस इज एन एट्रीब्यूशन दैट आई एम मेकिंग. ठीक है, मैं असाइन कर रही हूँ कॉजेस उस इंसान के बिहेवियर को लेके. बट एट द सेम टाइम अगर मैं ये कहती हूँ कि वो इंसान तो है ही ऐसा, चलता फिरता रहता, गिरता रहता है, दैट इज ऑल्सो अ कॉज दैट आई एम असाइनिंग टू द बिहेवियर. So attributions are basically the cause that you assign to any behavior that you see in your social setting or social situation. And social cognition क्या होता है? The gathering and interpretation of information about the social world. तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को जब हम मिलाते हैं कि इम्प्रेशन फॉर्म कर रहे हैं हम लोगों के बारे में, ठीक है, उनके बिहेवियर्स के बारे में एट्रीब्यूशन फॉर्म कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर क्यों हुआ, कॉजल फैक्टर्स एट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो जब इन सारी चीज़ों को हम गैदर कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमें सोसाइटी के बारे में, सोशल बींग्स के बारे में एज अ होल इंफॉर्मेशन मिलती है. और उस चीज़ को, उस टर्म को ही हम कहते हैं सोशल कॉग्निशन. बिकॉज कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? द थिंकिंग प्रोसेसेस, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस. और जब हम उसके आगे वर्ड लगाते हैं सोशल, तो सोशल कॉग्निशन मतलब हमारे सोशल सराउंडिंग्स, हमारी सोसाइटी के बारे में हम कैसा सोच रहे हैं, कैसे एट्रीब्यूशंस दे रहे हैं, कैसा इंप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं. देन स्कीमास होते हैं. स्कीमास हमने आई गेस यूनिट 5 में भी डिस्कस किया था, आपके चैप्टर नंबर 5 में. कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने स्कीमास एक्सप्लेन किया था कि ये मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में. सो ये जो कॉग्निटिव यूनिट्स या मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं हमारे स्कीमा, ये एक्टिवेट करते हैं हमारे सोशल कॉग्निशंस को. क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में हमारे मन में कैसी धारणा बनी हुई है, कैसे फॉर्मेट बने हुए हैं, कैसे मेंटल फ्रेमवर्क बने हुए हैं, वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करेगा कि हम किसी चीज़ को कैसे इंप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, किसी चीज़ को क्या एट्रीब्यूशंस दे रहे हैं. After that, another important term that you should know about, social facilitation and social inhibition. तो social facilitation basically क्या होता है कि जब लोगों की presence की वजह से आपके behavior में एक अच्छा increase आए, एक positive impact आए. तो कई बार क्या होता है कि अगर बहुत सारी ऑडियंस प्रेजेंट है, तो जो इंसान परफॉर्म कर रहा है उसे डर लगने लग जाता है, और इवन दो वो स्किल उसने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली थी, लेकिन घबराहट के कारण वो अच्छे से, सपोज ड्रम्स प्ले करना है तो अच्छे से ड्रम्स प्ले नहीं कर पाता. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इनहिबिशन, कि लोगों की प्रेजेंस की वजह से मेरे बिहेवियर में कुछ डेफिसिट आ गया. बट एट द सेम टाइम अगर मुझे लगता है दैट आई एम very good at playing drums, I'm very confident that I can play drums very well, तो चाहे कितने भी लोग हों, वो लोगों की प्रेजेंस मुझे मोटिवेट करेगी और अच्छा बिहेव करने में. सो दैट इज होना सोशल फैसिलिटेशन, कि जब लोगों की प्रेजेंस मेरे बिहेवियर को फैसिलिटेट कर रही है. एंड इनहिबिशन इज जब लोगों की प्रेजेंस मेरे बिहेवियर को इनहिबिट या डिक्रीज कर रही है. देन देर इज प्रो सोशल बिहेवियर. प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है कि जो लोग नीड में हैं, जो लोग डिस्ट्रेस में हैं, उन लोगों की हेल्प करना. ठीक है, उन लोगों की हेल्प करना विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव्स. ठीक है, लालच नहीं होना कि अगर मैं इसे हेल्प करूंगी तो मुझे पैसे मिल जाएंगे. नो, देर आर नो अल्टीरियर मोटिव्स, यू जस्ट वांट टू हेल्प दैट पर्सन हु इज इन नीड, हु इज इन डिस्ट्रेस. तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनकी मदद से आप सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, अगर कोई बाय एनी चांस, वैसे रेयरली चांसेस हैं, बट अगर इस पे कोई क्वेश्चन आ जाता है दैट एक्सप्लेन सोशल बिहेवियर और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल बिहेवियर, तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में लिख सकते हो कि सोशल कॉग्निशन क्या होता है, उसमें इंप्रेशन फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, उसमें एट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है, फिर सोशल फैसिलिटेशन क्या होता है, सोशल इनहिबिशन क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स दे के समझाओ, प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है, राइट.
So the second part of this chapter deals with the nature and components of attitudes. तो यहाँ से हम attitudes को पढ़ना शुरू कर रहे हैं. So please सारे लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे. I hope आप लोग एक्टिव हैं तो thumbs up दीजिए. ठीक है. सो नेचर एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड में हमें पहले बात करनी है कि एटीट्यूड होता क्या है और एटीट्यूड के कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं. सो एटीट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड, अ सेट ऑफ व्यूज और थॉट्स रिगार्डिंग सम टॉपिक. हम बोलते हैं ना कि माई एटीट्यूड टूवर्ड्स स्टडीज इज वेरी पॉजिटिव. तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्टडीज को लेके मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है या मेरे जो व्यूज हैं वो पॉजिटिव है. दैट स्टडीज आर बेनिफिशियल फॉर अस, दे हेल्प अस टू grow as a person, they help us to enhance our knowledge and all of those sort of things. So attitude होता है कि आपके मन में किसी भी चीज को रिलेटेड क्या सेट ऑफ व्यूज हैं, क्या बिलीव्स हैं आपके, क्या माइंड में आपका स्टेट चल रहा है उस चीज को लेके, उस टॉपिक को लेके आपके क्या थॉट्स हैं. ठीक है. वो हो गया आपका एटीट्यूड. अब एटीट्यूड के ABC कंपोनेंट्स होते हैं. सो A stands for the affective component, B stands for behavioral component and C stands for the cognitive component. अब क्विकली आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए टर्म्स का नाम सुनते ही कि किस कंपोनेंट का क्या मतलब होगा. अफेक्टिव कंपोनेंट. अफेक्टिव कंपोनेंट मतलब जो इमोशनल कंपोनेंट है एटीट्यूड का, कि सपोज स्टडीज के टूवर्ड्स मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो मेरा इमोशनल कंपोनेंट या अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है, दैट आई रियली लाइक स्टडिंग, आई एम हैप्पी व्हेन आई एम स्टडिंग. तो वो हो गया मेरा अफेक्टिव कंपोनेंट, मेरा इमोशनल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड. देन इज माय बिहेवियरल कंपोनेंट. बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होता है, वो होता है आपका एक्शन कंपोनेंट. तो अगर मैंने बोला दैट माय व्यूज फॉर स्टडीज और माय एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज इज पॉजिटिव, तो मेरा बिहेवियरल एटीट्यूड जाहिर सी बात है होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्टडीज़ में इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं बुक्स खरीद के ला रही हूँ, मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, मैं नोट्स बना रही हूँ और वो सारी चीज़ें कर रही हूँ. सो बिहेवियरल कॉम्पोनेंट इज योर एक्शन कॉम्पोनेंट. एंड लास्ट वाला कॉम्पोनेंट जो कि है कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट, वो आपका रिलेटेड है थिंकिंग से, कि आप क्या सोच रहे हो उस चीज के बारे में, क्या थॉट है आपके मन में उस पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में. सो मेरे मन में मैंने बोला कि स्टडीज के टूवर्ड्स मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो मेरे मन में मैं स्टडीज के बारे में पॉजिटिव चीजें ही सोच रही हूँ, दैट स्टडीज आर वेरी गुड एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सारी पॉजिटिव चीजें मेरे मन में आ गई. सो ये है ABC कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड जो आपके एटीट्यूड्स को डिफाइन करने में हेल्प करता है. तो हर एक एटीट्यूड का एक अफेक्टिव कंपोनेंट होता है जो कि इमोशंस से रिलेटेड होता है, एक कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है जो कि थॉट से रिलेटेड होता है, और एक होता है बिहेवियरल कंपोनेंट जो कि एक्शंस से रिलेटेड होता है. सो आपका कैसा एटीट्यूड है किसी भी ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स, वही ऑलरेडी डिटरमाइन कर रहा है कि उस ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स आपके कैसे इमोशंस हैं, आपकी कैसी थॉट है, आपका कैसा बिहेवियर है. So whenever you explain the ABC component of attitudes, you also give an example of each of the components. ठीक है, हर एक component का एक छोटा सा example भी देके समझाओ that what do you mean by affective, behavioral and cognitive components. ठीक है. अब यहाँ पे हमें दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करना है, वो है बिलीफ्स एंड वैल्यूज. हमने पढ़ा कि एटीट्यूड्स जो हैं वो एक सेट ऑफ थॉट्स होते हैं जो हमारे माइंड में हो किसी भी चीज को लेके, जिसको हम एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बोलते हैं. बट देन व्हाट आर बिलीव्स, व्हाट आर वैल्यूज? सो बिलीव्स आर योर कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड. बिलीफ एटीट्यूड से अलग है लेकिन एटीट्यूड का पार्ट है. ठीक है, वी कैन नॉट से दैट बिलीव्स आर एटीट्यूड्स ओनली. बिलीव्स आर जस्ट द कॉग्निटिव पार्ट ऑफ एटीट्यूड. हमारा बस जो एटीट्यूड का थिंकिंग या थॉट वाला पार्ट होता है, बस उसका पार्ट होते हैं बिलीव्स. ठीक है. एंड बिलीव्स जो है वो इंडिविजुअली एटीट्यूड नहीं होते, वो बस एटीट्यूड का एक पार्ट होते हैं. बट एटीट्यूड इन होल, उसका तो अफेक्टिव कंपोनेंट भी है, बिहेवियरल कंपोनेंट भी है, कॉग्निटिव कंपोनेंट भी है. उस कॉग्निटिव कंपोनेंट का सिर्फ एक पार्ट होते हैं बिलीव्स जो हमारे एटीट्यूड का बेस बनाते हैं. कि मेरा बिलीफ है कि एक इंसान को अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहिए इंटेलेक्चुअली, सो उसी के बेसिस से मेरा एटीट्यूड बनता आ रहा है दैट स्टडीज आर गुड. सो दैट इज व्हाट बिलीव्स आर. सेकेंड चीज है वैल्यूज. वैल्यूज आर एटीट्यूड्स और बिलीव्स दैट कंटेन अ शुड और ऑट टू एस्पेक्ट. जैसे हम बोलते हैं ना कि यू शुड स्टडी व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, यू शुड डू दिस बिकॉज दिस इज मॉरली राइट, you should not cheat in an examination because that is not ethically right.
तो जब हम शुड या ought कंपोनेंट्स यूज करते हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए क्योंकि मॉरल्स मेरे ये कहते हैं, क्योंकि एथिक्स मेरे ये कहते हैं, तो तब हम बोलते हैं कि वो मेरी वैल्यूज हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर मॉरल्स, आवर एथिक्स, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज. तो वैल्यूज कौन सी चीज बनती है? जब कोई ऐसा बिलीफ या कोई ऐसा एटीट्यूड जो एक इंसान का इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट बन जाए, उसकी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट हो जाए कि वो उस चीज से हटके कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो चीज उसकी वैल्यू बन जाती है. सो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि गांधी जी जो है नॉन वायलेंस प्रमोट करते थे, राइट? वो बिलीव नहीं करते थे वायलेंस में, ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस. सो वो उनका एक मॉरल, उनका एक वैल्यू बन गया था दैट नॉन वायलेंस शुड बी देयर एंड वायलेंस इज नॉट एथिकल. सो नॉन वायलेंस जो है वो गांधी जी की लाइफ का एक नॉन सेपरेबल पार्ट बन गया था, बिकॉज ऑफ विच ही वैल्यूड नॉन वायलेंस सो मच दैट उनका एक लाइफ ही नॉन वायलेंस के अराउंड रोटेट कर गया, राइट? सो वैल्यूज होते हैं जब कोई एटीट्यूड, कोई बिलीफ आपकी लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट बन जाए, जो आपके मॉरल्स और एथिक्स से रिलेटेड हो. बिलीव्स आपके एटीट्यूड के कॉग्निटिव कंपोनेंट होते हैं और एटीट्यूड्स का ABC तीनों कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं द 4 फीचर्स ऑफ एटीट्यूड्स. जो हमारे एटीट्यूड्स होते हैं उनके 4 फीचर्स कौन से होते हैं? सो यू हैव वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेंट्रलिटी. ये 4 फीचर्स हैं. अगर आपके पास कोई नोटबुक, पेन वगैरह कुछ है अभी, तो तुरंत एक फ्लो चार्ट बना लो जिसमें हेडिंग आप दे सकते हो फीचर्स ऑफ एटीट्यूड्स, और 4 एरो उसमें से निकाल दो कि एक फीचर है वैलेंस, ठीक है, एक फीचर है एक्सट्रीमनेस, एक फीचर है सिंप्लिसिटी स्लैश कॉम्प्लेक्सिटी, और एक फीचर है सेंट्रलिटी. तो एक एक करके फटाफट इन फीचर्स को जो है समझ लेते हैं. तो वैलेंस का फीचर जो है वो ये बताता है कि किसी भी चीज को लेके आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है. तो सपोज मैंने आपको कोई क्वेश्चनर दे दिया जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ, एक स्टेटमेंट दी हुई है दैट आई लव मैंगोज, और उसके नीचे मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए 1 to 5 कि अगर आप 1 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यू डिसअग्री विद दैट स्टेटमेंट, 5 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यू अग्री विद द स्टेटमेंट दैट आई लव मैंगोज, और बीच में अगर आप 2, 3 और 4 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यू स्लाइटली अग्री, स्लाइटली डिसअग्री, ये वाले ऑप्शन है, ठीक है? और अगर आप 3 वाला ऑप्शन, जो बिल्कुल सेंटर वाला ऑप्शन है, वो सेलेक्ट करते हो देन यू आर न्यूट्रल, कि चलेगा मैंगो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा. सो वैलेंस आपको ये बताता है कि किसी भी चीज को लेके, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स आपका एटीट्यूड कितना ज्यादा पॉजिटिव है, कितना ज्यादा नेगेटिव है. तो आई लव मैंगोज में अगर कोई इंसान 1 पे टिक कर रहा है तो वो कहता है आई स्ट्रांगली डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट, और मेरा एटीट्यूड मैंगोज के टूवर्ड्स टोटली नेगेटिव है. कोई इंसान 5 पे टिक कर रहा है तो वो स्ट्रांगली अग्री कर रहा है उस स्टेटमेंट के साथ, वो बोलता है आई रियली लव मैंगोज एंड आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट, मेरा एटीट्यूड मैंगोज के टूवर्ड्स पॉजिटिव है. कोई सपोज 4 पे टिक कर रहा है तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव तो है बट थोड़ा कम पॉजिटिव है, बट वो चीज हम बैलेंस में डिस्कस नहीं करने वाले. बैलेंस में बस ये चीज है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स क्या आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या आपका नेगेटिव है. बट जब हम इस बारे में बात करें कि कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है, देन वी टॉक अबाउट द सेकेंड फीचर विच इज योर एक्सट्रीमनेस. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं बैलेंस की तो हम बस ये देखना चाहते हैं कि मैंगोज आपको पसंद है या ना पसंद है. ठीक है, डू यू लाइक मैंगोज और डू यू हेट मैंगोज. एक्सट्रीमनेस वाला जो फीचर है एटीट्यूड का, जब हम एक्सट्रीमनेस की बात करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको मैंगोज पसंद है, सो हाउ मच डू यू लाइक देम, हाउ मच पॉजिटिव एटीट्यूड डू यू हैव टूवर्ड्स मैंगोज. और अगर आपको मैंगोज पसंद नहीं है, सो हाउ मच डू यू डिसलाइक देम, कितना नेगेटिव एटीट्यूड है आपको मैंगोज के टूवर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको मैंगोज पसंद है एंड कितने लोग हैं जिनको नहीं पसंद है. इट्स द समर सीजन, मैंगो सीजन. चलिए, एनीवेज, तो बैलेंस आपका यही बताता है कि कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव कोई एटीट्यूड है. एक्सट्रीमनेस आपको बताएगा कि कोई भी एटीट्यूड जो पॉजिटिव या नेगेटिव है वो कितना ज्यादा पॉजिटिव या कितना ज्यादा नेगेटिव है. सो बैलेंस इज पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, extremeness is how much positive, how much negative. Then the third feature of attitude is simplicity or complexity. यानी कि कोई एटीट्यूड कितना सिंपल है या कितना कॉम्प्लेक्स है. सो इट बेसिकली रेफर्स टू हाउ मेनी एटीट्यूड्स आर देयर विद इन अ ब्रॉडर एटीट्यूड. तो आपका एक ब्रॉड एटीट्यूड है,
सपोज आपका एक ब्रॉड एटीट्यूड है कि हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। अब इस ब्रॉड एटीट्यूड के अंडर तो बहुत सारे छोटे छोटे एटीट्यूड्स आ जाएंगे। व्हाई? बिकॉज हेल्थ में तो आपकी फिजिकल हेल्थ आएगी, आपकी इमोशनल हेल्थ आएगी, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ आएगी, उसके अंदर भी आपकी मेंटल वेलनेस आ जाएगी एंड काफ़ी सारे और चीज़ें आ जाएंगी जो कि इस पूरे फ्रेमवर्क को कॉम्प्लेक्स बना देंगी। सो अगर एक ब्रॉडर एटीट्यूड के अंदर बहुत सारे और भी छोटे छोटे एटीट्यूड्स हैं, देन वी कॉल इट एज अ कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड। लेकिन अगर एक ब्रॉडर एटीट्यूड के अंदर एक बस थोड़े बहुत ही एटीट्यूड्स और हैं, देन वी विल कॉल इट एज अ सिंपल एटीट्यूड। So attitude system is said to be simple if it contains only one or few attitudes, complex if it is made up of many attitudes। ठीक है? सो यहाँ पे वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर आप हेल्थ की बात कर रहे हैं तो आपके पास काफ़ी सारे उसमें हेल्थ के क्राइटेरियाज आ जाएंगे। सो आपको उन सबको कंसिडर करना पड़ेगा, तो वो एक कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड हो जाएगा। सो वी हैव डिस्कस्ड 3 फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। बैलेंस हमने देख लिया, कितना बैलेंस में था कि क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्सट्रीमनेस हमने देख लिया, एक्सट्रीमनेस में कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव है एटीट्यूड। सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी में हमने देख लिया कि एक ब्रॉडर एटीट्यूड के अंडर कितने एटीट्यूड्स हैं, बहुत सारे हैं तो कॉम्प्लेक्स, बहुत कम है या 1 या 2 है तो सिंपल। एंड द फाइनल फीचर ऑफ एटीट्यूड इज सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक पूरा का पूरा एटीट्यूड सिस्टम है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपका एक ही एटीट्यूड होगा एक ही कोई ऑब्जेक्ट को लेके। देर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड, देर आर सो मेनी टॉपिक्स इन द वर्ल्ड, हर एक चीज के बारे में आपका कोई ना कोई एटीट्यूड तो जरूर होगा, है ना? तो किस एटीट्यूड का क्या रोल है आपके एटीट्यूड सिस्टम में? ठीक है, कौन सा एटीट्यूड आपका एक सेंट्रल पावर मेंटेन कर रहा है पूरे के पूरे एटीट्यूड सिस्टम में? तो अगर कोई एक एटीट्यूड ऐसा होगा जिसकी सेंट्रलिटी काफी ज्यादा हाई होगी, जिसमें आप बहुत ज्यादा शिद्दत से बिलीव करते हो कि ये चीज तो ऐसे ही होनी चाहिए एंड दिस इज माय एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग, सो वो एटीट्यूड आपके एटीट्यूड सिस्टम में जो बाकी सारे एटीट्यूड्स हैं बाकी और चीजों को लेके उनको भी इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन अगर कोई एटीट्यूड ऐसा है जो इतना स्ट्रांग नहीं है, किसी के इन्फ्लुएंस करने पे आप उस एटीट्यूड को चेंज भी कर सकते हो, तो हम कहेंगे दैट दैट एटीट्यूड डज नॉट लाई इन द सेंटर, रादर वो एटीट्यूड जो है वो पेरीफेरी पे लाई करता है। पेरीफेरी का मतलब क्या होता है? बाउंड्रीज पे लाई करता है, कभी ना कभी फेड अवे भी हो सकता है। बट जो एटीट्यूड आपका कोर है वो आपका सेंटर में लाई करता है और वो बाकी एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट? सो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। आई होप आप सबको क्लियर है। बैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेंट्रलिटी। चलिए, सो हमने फीचर्स ऑफ एटीट्यूड कर लिया है, एटीट्यूड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एटीट्यूड फॉर्मेशन, कि ये जो एटीट्यूड जिसके बारे में हम इतनी सारी बातें करे जा रहे हैं वो फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, कैसे फॉर्म हो सकता है। सो प्रोसेस होता है एटीट्यूड फॉर्मेशन का। So there are various ways in which we can form a particular attitude about anything। कि मैं मैंगोज को डिसलाइक करती हूँ, ये एटीट्यूड मेरा कैसे फॉर्म हुआ? अलग अलग तरीके हैं। हो सकता है मैंने ये एटीट्यूड एसोसिएशन से लर्न किया हो। एसोसिएशन से कैसे लर्न कर सकती हूँ? कि हो सकता है मैंने 2-3 बारी मैंगोज खाया और हर एक बार जब मैंने मैंगो खाया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग वाली सेंसेशन फील हुई, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। सो मैंने क्या है उस फीलिंग को मैंगो के साथ एसोसिएट कर लिया कि जब भी मैं ये चीज़ खाती हूँ मुझे नेगेटिव सी वॉमिटिंग वाली फीलिंग होती है, सो आई डिसलाइक इट। सो मैंने वो वॉमिटिंग वाला नेगेटिव फीलिंग एसोसिएट कर लिया मैंगो ईटिंग के साथ और मेरा एटीट्यूड मैंगो के टूवर्ड्स भी नेगेटिव हो गया। सो या तो आप एटीट्यूड्स एसोसिएशन के साथ लर्न कर सकते हो, ठीक है, एसोसिएट करके किसी चीज़ को, या फिर आप एटीट्यूड्स लर्न कर सकते हो बाय बीइंग रिवॉर्डेड और बीइंग पनिश्ड, जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग पे काम करता है। ठीक है, पहले वाला जो एसोसिएशन वाला था वो क्लासिकल कंडीशनिंग पे काम कर रहा था। ये जो है रिवॉर्डिंग, रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट, ये चीज़ है ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली। कि हो सकता है मेरा एटीट्यूड जो है वो मैंगोज के टूवर्ड्स नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जब भी मैं ज़्यादा मैंगोज खाती थी तो मेरी जो नेबर है वो मुझे पनिश कर देती थी।
ठीक है, जब भी मुझे या फिर जब भी मैं ज़्यादा मैंगोज खाती थी तो मुझे पिंपल्स निकल आते थे एंड दैट एक्टेड एज अ पनिशमेंट फॉर मी. सो मैंने एटीट्यूड को एक फॉर्म किया बिकॉज ऑफ सम पनिशमेंट दैट आई वॉज गेटिंग. ऑल्टरनेटिवली मैं एटीट्यूड को फॉर्म रिवॉर्ड लेने की वजह से भी कर सकती हूँ कि जब भी मैंने मैंगो खाया तो मुझे जो है प्रेज मिली, सारे लोगों ने मेरे लिए क्लैपिंग की. दिस इज वेरी ऑकवर्ड एग्जाम्पल. मैंगो खाने पे कोई प्रेज तो नहीं करेगा ऑफ कोर्स, बट जस्ट टू गिव यू अ सॉर्ट ऑफ एन आइडिया कि हम एटीट्यूड्स को एसोसिएट करके भी लर्न कर सकते हैं. कि हमने कोई चीज किसी चीज के साथ एसोसिएट कर ली तो मेरा एक एटीट्यूड बन गया. या फिर कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते करते मुझे रिवॉर्ड मिल रहा था या पनिशमेंट मिल रहा था एंड अकॉर्डिंगली मेरा उस चीज के टूवर्ड्स एक एटीट्यूड बन गया. दूसरा प्रोसेस एटीट्यूड फॉर्मेशन का. अच्छा, 2 प्रोसेस हम कर चुके हैं. तीसरा प्रोसेस एटीट्यूड फॉर्मेशन का हो सकता है थ्रू मॉडलिंग. मॉडलिंग का मतलब बाय ऑब्जर्विंग अदर पीपल. दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके मेरा एटीट्यूड बन गया कि मेरी जो फ्रेंड है उसको मैंगोज बहुत ज्यादा पसंद है, हर दिन मैंगोज खाती रहती है, तो मेरा भी एटीट्यूड मैंगोज के टूवर्ड्स जो है पॉजिटिव हो गया, मुझे भी मैंगोज पसंद आने लगे. या फिर मैंने किसी को देखा कि वो मैंगो खा रहे थे और उनकी बहुत प्रेज हो रही थी, उनको बड़े रिवॉर्ड्स मिल रहे थे, तो मैंने भी मैंगो खाना शुरू कर दिया. सो वी कैन ऑल्सो लर्न सम ऑफ आवर एटीट्यूड्स थ्रू मॉडलिंग एंड ऑब्जर्विंग अदर्स. और इसीलिए कहा जाता है कि एक बच्चे का जो फैमिली का एनवायरनमेंट होता है, जो उसका फर्स्ट एनवायरनमेंट होता है, वो उसके काफी सारे एटीट्यूड्स फॉर्म कर देता है. व्हाई? बिकॉज बच्चा बचपन से अपने घर में कोई चीजें ऑब्जर्व करते हुए आ रहा है, अपने पेरेंट्स के एटीट्यूड्स ऑब्जर्व करते आ रहा है. मे बी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मे बी गार्जियंस हैं, मे बी उनके भाई बहन हैं, उनके एटीट्यूड्स को वो ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं. और हो सकता है कि बच्चे के जो एटीट्यूड्स अभी तक फॉर्म भी नहीं हुए वो दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके उन्हीं के इन्फ्लुएंस से फॉर्म हो गए. सो एटीट्यूड्स कैन ऑल्सो बी लर्न बाय ऑब्जर्वेशन. तो एक तरीका एटीट्यूड फॉर्मेशन का है कि आप एसोसिएशन से लर्न कर रहे हो. दूसरा है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट के हिसाब से लर्न करो. तीसरा है कि आप दूसरों को ऑब्जर्व करके मॉडलिंग के प्रोसेस से लर्न करो. फोर्थ इज दैट यू कैन लर्न एटीट्यूड्स थ्रू ग्रुप एंड कल्चरल नॉर्म्स. तो नॉर्म्स क्या होते हैं? किसी भी ग्रुप के जो अनसेड और अनरिटन रूल्स होते हैं ना, कि आपको ये चीज करनी चाहिए इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, वो होते हैं आपके नॉर्म्स. द अनरिटन रूल्स अबाउट बिहेवियर दैट एवरीवन इज सपोज टू शो अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस. सो हम काफी सारे एटीट्यूड्स अपने कल्चर के हिसाब से, कि जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ उसका कैसा कल्चर है, उसका क्या नॉर्म है, जिस ग्रुप का मैं पार्ट हूँ उसका कैसा नॉर्म है, उसके हिसाब से भी मैं एटीट्यूड फॉर्म कर लेती हूँ. तो कई बार आपने ये चीज भी ऑब्जर्व की होगी कि समटाइम्स इन स्कूल देयर इज वन बिग ग्रुप विच इज अ बुली ग्रुप प्रोबेबली. ठीक है, एक बड़ी सी बुली ग्रुप है और एक बच्चा उस बुली ग्रुप का पार्ट है, लेकिन वो इंडिविजुअली जब किसी से मिलता है तो दैट पर्सन डजंट एक्ट लाइक अ बुली एंड द पर्सन इज वेरी नाइस और इतना ज्यादा वो बुरी तरीके से एक्ट नहीं करता. बट जैसे ही वो बच्चा उस ग्रुप का पार्ट बन जाता है या उस ग्रुप के आसपास होता है तो वो उस बच्चे का एटीट्यूड भी चेंज होने लग जाता है. सो यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रुप के अकॉर्डिंग वो एटीट्यूड लर्न कर रहा है. ठीक है, जब जब वो उस ग्रुप का पार्ट बना उसका एटीट्यूड जो है इन्फ्लुएंस होने लगा और वो भी उन बुली बच्चों की तरह ही अपना एटीट्यूड फॉर्म करने लग गया. सो एटीट्यूड्स कैन ऑल्सो बी लर्न थ्रू द ग्रुप वी आर अ पार्ट ऑफ, through the cultural norms that we have, through the society's norms that we have. तो ये कुछ 4 तरीके हैं जिनसे आप एटीट्यूड फॉर्म कर सकते हो. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वे बाय विच यू कैन ऑल्सो फॉर्म एटीट्यूड इज लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन. तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम सबके हाथों में पड़ा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, उससे हमें ढेर सारे मीम्स मिलते रहते हैं, बहुत सारी न्यूज इन्फॉर्मेशन, कुछ फेक कुछ रियल, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन का एक्सपोजर है. इनफैक्ट देयर इज एन इंफॉर्मेशन ओवरलोड की इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है कि समझ नहीं आता कौन सी कंज्यूम करे कौन सी डिस्कार्ड करे. सो इस इंफॉर्मेशन एक्सपोजर से भी हम अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हैं. हो सकता है आपने आज कोई पोस्ट देख ली हो कि किसी ने एक ग्रुप ने किसी दूसरी ग्रुप के ऊपर प्रोटेस्ट कर दिया एंड उसी चीज के ऊपर आप बहुत सारी पोस्ट देखते जा रहे हो, तो आपका भी एक एटीट्यूड कहीं ना कहीं फॉर्म हो जाता है. ठीक है, कि यू ऑल्सो फॉर्म योर एटीट्यूड विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव टूवर्ड्स एनी ऑफ द ग्रुप्स. सो ये कुछ हमारे 5 प्रोसेसेस हैं ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन. तो गाइज मेक श्योर ये आपको अच्छे से समझ आया हो, याद आया हो, और जब एग्जाम में इस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम्पल्स के साथ डालना है. ठीक है, अपने नॉर्मल डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स भी आप इसमें डाल सकते हो. इनफैक्ट डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स डालोगे सो इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू रिमेंबर.
सो ये था आपका प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। द सेकेंड थिंग जो हमें एटीट्यूड के अंडर कवर करनी है वो है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कि हमारा एटीट्यूड कैसे फॉर्म होगा, वो किन चीज़ों पे डिपेंड हो सकता है। फैमिली एंड स्कूल इन्वायरमेंट, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि हमारी कैसी फैमिली का इन्वायरमेंट है, हमारे स्कूल का कैसा इन्वायरमेंट है, वो काफ़ी हद तक डिटर्मिन करता है कि मेरा एटीट्यूड कैसा इवेंचुअली फॉर्म होके आता है। ठीक है, अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। फिर ग्रेजुअली जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो स्कूल में टीचर्स का, पीयर ग्रुप्स का, उन सब का इन्फ्लुएंस आने लगता है हमारे एटीट्यूड के ऊपर। सो दीज आर फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग। वो प्रोसेस थे कि उन कुछ तरीकों से आप अपना एटीट्यूड फॉर्म कर सकते हो। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो मेरे एटीट्यूड फॉर्मेशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और मेरे एटीट्यूड को भी इवेंचुअली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या किसी भी वे में। फिर रेफरेंस ग्रुप, आप किस ग्रुप के पार्ट हो वो भी डिटरमिन करेगा कि आपका एटीट्यूड कैसा है। तो अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप स्कूल में किस ग्रुप का पार्ट है, ठीक है, वो डिटरमिन करेगा कि आपका एटीट्यूड किसी पर्टिकुलर चीज़ के लेके कैसा बन जाता है। या एज एन अडल्ट आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर फॉलो कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी जो रेफरेंस ग्रुप है बेसिकली उसका बहुत बड़ा हाथ होता है एटीट्यूड इन्फ्लुएंसिंग में, एटीट्यूड फॉर्मेशन में। ठीक है, देन वी हैव योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। हमारी लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं जो हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। कि हो सकता है आपने कभी एक पर्सनल डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस लिया हो किसी ग्रुप का, और सारे लोग अभी तक बोल रहे हैं कि उस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते, वो हमेशा बैडली बिहेव करते हैं, रूडली बिहेव करते हैं। बट आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ उसी ग्रुप के किसी मेंबर के साथ और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, तो वहाँ वो पॉइंट होगा जब आपका एटीट्यूड चेंज होने लगेगा, आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस होने लगेगा। तो पर्सनल एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर एटीट्यूड फॉर्मेशन। देन मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस आर ऑफ कोर्स देयर, कि सोशल मीडिया पे आप क्या इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, न्यूज़ क्या कंज्यूम कर रहे हो, न्यूज़पेपर में क्या देख रहे हो, मैगजीन्स में क्या देख रहे हो, एडवर्टाइजमेंट्स में क्या देख रहे हो, वो सारे मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस भी आ जाते हैं। सो आपका फैमिली, आपका स्कूल एनवायरनमेंट, आपके रेफरेंस ग्रुप्स, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपके मीडिया के जो इन्फ्लुएंसेस हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो विद दैट वी कंप्लीट योर एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन में एक बारी मैं आपको फिर से जस्ट ग्लैंस थ्रू करा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। सो एटीट्यूड फॉर्मेशन में पहली बात आपको पता होना चाहिए कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू विल बिगिन योर आंसर बाय फर्स्ट डिफाइनिंग व्हाट आर एटीट्यूड्स। फिर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि एटीट्यूड्स की ABC कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रीफ में डिस्क्राइब कर दो बस। ठीक है, देन यू मूव ऑन टू टेल कि कुछ प्रोसेसेस होते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन के, तो ये प्रोसेसेस लिख दो कि एसोसिएशन से, रिवॉर्ड पनिशमेंट से, और दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करने से, कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू। and then you talk about certain factors that can influence this attitude formation, और इन 4 factors के बारे में लिख दो। ये आपका एक अच्छा खासा आंसर फॉर्म हो जाएगा। Now the next thing that we are going to discuss about is attitude change। कि जो attitude एक बार फॉर्म हो गया, क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पक्का हो जाता है कि हम कभी उसे चेंज ही नहीं कर पाते? नो, एटीट्यूड्स कैन ईजिली बी चेंज्ड। ठीक है, हम इजीली एटीट्यूड्स को चेंज कर सकते हैं, इतना भी इजीली नहीं। अगर कोई एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया है तो इतना इजी नहीं होता उसे चेंज करना, बट यस, एटीट्यूड्स कैन बी चेंज्ड। ओके, आई जस्ट रियलाइज 32 मिनट्स हो गए हैं वीडियो को चलते हुए। किसी को ब्रेक लेना है तो आप ले सकते हो, बट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द वीडियो, एंड किसी को लगता है कि उनको ब्रेक की ज़रूरत नहीं है तो मेक श्योर यू कंटिन्यू वॉचिंग, क्योंकि थोड़ा सा ही चैप्टर का पार्ट बचा है, क्विकली कंप्लीट करते हैं, फिर एक बार ही लंबा ब्रेक ले लेना। ठीक है, चलिए। तो एटीट्यूड चेंज में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एटीट्यूड जो अपने फॉर्मेटिव स्टेज पे होते हैं, जो अभी भी बन ही रहे होते हैं, बस कि मैं अभी खुद श्योर नहीं हूँ कि मेरा एटीट्यूड एक टॉपिक को लेके कैसा है, तो उस स्टेज पे एटीट्यूड को चेंज करना ज़्यादा ईजी होता है दैन जब एक एटीट्यूड एकदम परमानेंटली फॉर्मली स्टैब्लिश हो चुका है। अगर एक एटीट्यूड फॉर्मली स्टैब्लिश हो गया है तो उसको चेंज करने में जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस पर्टिकुलर थिंग, इसको मुझे अपने हाथ से चिपकाना है इस रिमोट को,
और मैंने बस अभी अभी शुरू ही किया है, अभी बस फेविकॉल लगा के अपने हाथ पे रखा ही है, तो इसको रिमूव करना ज़्यादा इजी होगा। बट अगर मुझे कम से कम 5-6 हफ्ते हो गए इस चीज़ को इस पे रखे हुए और इसके ऊपर काफ़ी सारा और भी हैवी सामान रखा हुआ है, तो इसको हटाना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दैट इज द एनालॉजी दैट वी आर फॉलोइंग फॉर एटीट्यूड चेंज एज वेल। ठीक है, बट एटीट्यूड चेंज करना क्यों है? क्यों किसी का एटीट्यूड चेंज करो भाई? अगर किसी ने एटीट्यूड फॉर्म कर लिया तो हो गया, काम खत्म, करते हैं दोनों जो करना है अपनी लाइफ में। बट एटीट्यूड चेंज इज ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट टू पॉलिटिशियंस। ठीक है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ए है, पॉलिटिकल पार्टी बी है, मेरा एटीट्यूड पॉलिटिकल पार्टी ए के टूवर्ड्स बड़ा पॉजिटिव है, तो पॉलिटिकल पार्टी बी को तो लगेगा ना कि मैं इसका एटीट्यूड चेंज करूं और अपने टूवर्ड्स पॉजिटिव कर लूं, सो दैट आई गेट मोर वोट्स। सो ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं, कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो होती हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का तो काफी स्पेशल इंटरेस्ट होता है कि वो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स दिखाएं, कंज्यूमर का जो है वो अपनी तरफ एटीट्यूड पॉजिटिव कर ले ताकि उन्हीं के गुड्स जो है कंज्यूमर खरीदे। सो ये कुछ लोग हैं जिनको एटीट्यूड चेंज करने से फायदा होगा ना। व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज? ये तो काफी बातें कर ली कि एटीट्यूड चेंज क्या होता है, कैसे हो सकता है, बट कैसे हम करेंगे वो देखते हैं। सो फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बैलेंस का, ये दिया था फ्रीट्ज हाइडर ने। इट्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, ये नाम जरूर याद रखो हर एक चैप्टर में, किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, कौन सी चीज है। आप अपने आंसर्स में इन चीजों को लिखोगे, एज मिलेगा डेफिनेटली आपको अपने मार्क्स इंक्रीज करने में। सो अगर हम बात करते हैं आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस की, जो फ्रीट्ज हाइडर ने दिया था, तो इसमें क्या होता है, इन्होंने ट्रायंगल बना के समझाने की कोशिश की थी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ट्रायंगल बना हुआ है POX। ठीक है, P इज द पर्सन हुज एटीट्यूड इज बीइंग स्टडीड। तो ये P वो इंसान है जिसका एटीट्यूड मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, O कोई और दूसरा इंसान है, और X है वो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट जिसके बारे में एटीट्यूड जो है मुझे चेंज करना है। तो हम एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं कि ये जो P पर्सन है वो हूं मैं। ठीक है, मैं हूं, मेरा एटीट्यूड स्टडी कर रहे हैं। ये जो O ऑब्जेक्ट है वो हो आप लोग, यानी कि जो ऑडियंस अभी मुझे देख रही है वो। और ये जो X ऑब्जेक्ट है, वो X ऑब्जेक्ट है सपोजिंगली यूट्यूब। ठीक है, X ऑब्जेक्ट है यूट्यूब। तो यहाँ पे बात हो रही है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस की। बैलेंस मतलब अगर इन सारी चीजों में, मतलब मेरा एटीट्यूड आपके टूवर्ड्स, आपका एटीट्यूड यूट्यूब के टूवर्ड्स, और मेरा एटीट्यूड यूट्यूब के टूवर्ड्स, अगर ये सारी फोर्सेस बैलेंस्ड रही तो मेरा एटीट्यूड जो है वो स्टेबल रहेगा। बट अगर इन फोर्सेस में कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आ गई तो मेरा एटीट्यूड अनस्टेबल हो जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड इट फर्दर। तो अगर किसी भी एक चीज में इम्बैलेंस मिलता है तो एटीट्यूड चेंज इंसान को करना पड़ता है ताकि वो बैलेंस का स्टेट लाए। क्योंकि फ्रीट्ज हाइडर ने क्या बोला था कि एज ह्यूमंस वी वांट टू बी बैलेंस्ड। हमें नहीं चाहिए ज्यादा टेंशन की यार मेरा एटीट्यूड इसके टूवर्ड्स ऐसा है, उसका तो कुछ और है, मुझे भी अपना वैसा ही कर लेना चाहिए। तो तब एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो जब भी इम्बैलेंस की स्टेट आएगी तो एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा एक इंसान को। इनफैक्ट एक इंसान कर ही लेता है अपना एटीट्यूड चेंज। ठीक है, अब वो नेगेटिवली चेंज हो या पॉजिटिवली चेंज हो, डिपेंड्स एंटायरली ऑन द इंडिविजुअल। बट व्हेनेवर द इंडिविजुअल सेंसेस की कोई इम्बैलेंस है तो वो एटीट्यूड चेंज करने लगता है। लेकिन अगर सारी फोर्सेस बैलेंस में रहती है, ठीक है, बैलेंस्ड है सब कुछ, तो एटीट्यूड चेंज नहीं होता। अब इम्बैलेंस कब होगा और बैलेंस कब होगा? तो दो सिनेरियोज हैं दोनों केसेस में। imbalance is found when number one all three sides of the triangle are negative। करके देख लेते हैं, तीनों साइड्स नेगेटिव है। तो P कौन है? P हूं मैं, ठीक है, मी। O कौन है? O हो आप लोग, you। एंड X कौन है? X है YouTube, YT। ठीक है, YT, X है YouTube। तो मेरा एटीट्यूड स्टडी कर रहे हैं आप लोग हो, और YouTube है वो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट जिसके टूवर्ड्स एटीट्यूड मेरा फॉर्म हुआ है। तो ऐसा नहीं है हालांकि, ठीक है, जो भी मैं अभी बोलने जा रही हूँ यूट्यूब बुरा मत मानना उस बात से, बट चलिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो मेरा एटीट्यूड यूट्यूब के टूवर्ड्स नेगेटिव है, ठीक है, और मेरा एटीट्यूड आप लोगों के टूवर्ड्स नेगेटिव है। आई एम रियली सॉरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेरा एटीट्यूड काफी हद तक पॉजिटिव है, बट
जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मेरा एटीट्यूड यूट्यूब के टूवर्ड्स भी नेगेटिव है, मेरा एटीट्यूड आप लोगों के टूवर्ड्स भी नेगेटिव है, बट आप लोगों का एटीट्यूड भी यूट्यूब के टूवर्ड्स नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस आ गया ना कि यार मैं भी यूट्यूब को हेट करती हूँ, आप भी यूट्यूब को हेट करते हो। तो दो लोग जो सेम चीज को हेट कर रहे हैं वो तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन मैं तो आप लोगों को भी हेट कर रही हूँ, ठीक है। तो उस स्टेट में एक इम्बैलेंस आ गया। तो इस इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए मुझे अपना एटीट्यूड किसी एक चीज के टूवर्ड्स चेंज करना पड़ेगा। या तो मैं अपना एटीट्यूड आप लोगों की तरफ चेंज करूं, या मैं अपना एटीट्यूड यूट्यूब की तरफ चेंज करूं। तो मैंने बोल दिया कि चलो भाई मेरा एटीट्यूड मेरे ऑडियंस के टूवर्ड्स पॉजिटिव है। तो अब क्या आ गया, एक स्टेट ऑफ बैलेंस आ गया ना, कि मेरा एटीट्यूड यूट्यूब के टूवर्ड्स जो है नेगेटिव है, मुझे यूट्यूब पसंद नहीं है, और मुझे आप लोग पसंद हो और आप लोगों को भी यूट्यूब पसंद नहीं है। तो दोनों लोगों में क्या आ गई, हार्मनी, मेरा एटीट्यूड हो गया चेंज। तो जब तीनों साइड नेगेटिव हो तो इम्बैलेंस होता है, और उस इम्बैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ा। अब मैं वो एटीट्यूड किसके टूवर्ड्स चेंज कर रही हूँ वो मेरा इंटायर कॉल है, ठीक है। वो कॉल मेरा है कि मैं यूट्यूब के टूवर्ड्स अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कर लूँ या आप लोगों के टूवर्ड्स अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कर लूँ, वो कॉल मेरा रहेगा। सो सिमिलरली बैलेंस का भी एक पॉइंट हो गया, दैट टू साइड्स आर नेगेटिव एंड वन साइड इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका बैलेंस आ गया। अब दूसरा सिचुएशन लेके चलते हैं। चलिए दूसरा कलर, दूसरा सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन इम्बैलेंस का है कि जब दो साइड पॉजिटिव हो और वन साइड नेगेटिव हो। तो ये दोनों साइड जो है पॉजिटिव है और सपोज ये साइड नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा एटीट्यूड यूट्यूब के टूवर्ड्स पॉजिटिव है, मेरा एटीट्यूड आप लोगों के टूवर्ड्स पॉजिटिव है, पर आप लोगों का एटीट्यूड यूट्यूब के टूवर्ड्स नेगेटिव है। तो फिर से इम्बैलेंस आ गया कि भाई मैं तो यूट्यूब को भी पसंद करती हूँ और मैं तो आपको भी पसंद करती हूँ, लेकिन आप यूट्यूब को हेट करते हो। तो ये तो कुछ गड़बड़ हो गई ना, कि मैं यूट्यूब को पसंद कर रही हूँ, मैं आपको पसंद कर रही हूँ, पर आप यूट्यूब को क्यों नहीं पसंद कर रहे। तो इस चीज को, इस गड़बड़ को, इस इम्बैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे अपना एटीट्यूड फिर से कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। तो इस बारी हो सकता है मुझे किसी एक के टूवर्ड्स अपना एटीट्यूड नेगेटिव करना पड़े, और फिर मैंने बोला कि चलो भाई छोड़ो यूट्यूब। मैंने बोला मेरा एटीट्यूड भी यूट्यूब के टूवर्ड्स नेगेटिव है, क्योंकि मुझे ऑडियंस बड़ी पसंद है। ऑडियंस का एटीट्यूड यूट्यूब के टूवर्ड्स नेगेटिव, तो मेरा भी नेगेटिव, ठीक है, और उनके टूवर्ड्स पॉजिटिव। तो ये फिर से क्या हो गया, स्टेट ऑफ बैलेंस, वेयर टू साइड्स आर नेगेटिव एंड वन साइड इज पॉजिटिव। एंड इम्बैलेंस कब था, इम्बैलेंस जब था जब दो साइड्स आपकी पॉजिटिव थी और एक साइड नेगेटिव थी। और एक और सिनेरियो जहां पे बैलेंस हो सकता है, व्हेन ऑल द थ्री साइड्स आर पॉजिटिव, कि मेरा एटीट्यूड आपके टूवर्ड्स पॉजिटिव, मेरा एटीट्यूड यूट्यूब के टूवर्ड्स पॉजिटिव, और आपका भी एटीट्यूड यूट्यूब के टूवर्ड्स पॉजिटिव। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो छोटा सा पैराग्राफ है ये पूरी जान ले लेता है समझने की, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को अभी लग ही रहा होगा, समझ गए होगे आई होप, कि एक सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी है। ये ट्रायंगल है POX, जहां पे P वो इंसान है जिसका हम एटीट्यूड जो है वो स्टडी कर रहे हैं, X वो ऑब्जेक्ट है जिसके टूवर्ड्स हम एटीट्यूड स्टडी कर रहे हैं। X एक इंसान भी हो सकता है मेरा किसी इंसान के टूवर्ड्स एटीट्यूड स्टडी करना है, और O एक थर्ड पर्सन है जो P से रिलेटेड ही है। तो इम्बैलेंस जब होगा जब ट्रायंगल की सारी साइड्स नेगेटिव होगी, ठीक है, या फिर जब ट्रायंगल की कोई दो साइड्स पॉजिटिव है लेकिन एक साइड आपकी नेगेटिव है। तो ये स्टेट हो गई आपकी इम्बैलेंस की। और बैलेंस की क्या स्टेट होगी, बैलेंस की स्टेट होगी जब आपकी ट्रायंगल की तीनों साइड्स पॉजिटिव हैं, या फिर ट्रायंगल की कोई दो साइड्स नेगेटिव है और एक साइड जो है वो पॉजिटिव है। तो इन सिचुएशंस में भी बैलेंस आ जाएगा। सो आई नो आपको ये अभी थोड़ा मेस्ड अप लग रहा होगा देखने में, बट जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ना उससे आई एम डेफिनेटली श्योर आपको समझ आ गया होगा। तो पर्सन में आप मुझे रख लेना, ऑब्जेक्ट ये जो दूसरा इंडिविजुअल है उसमें आप अपने आप को रखना, और जो ऑब्जेक्ट है उसमें आप यूट्यूब को रखना। पॉजिटिव नेगेटिव साइंस लगा के देखना, बाय चांस आप भूल जाओ कि कौन से उसमें इम्बैलेंस था कौन से उसमें बैलेंस था, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव साइंस लगा के देख लो, ये देख लो कि अच्छा ये इसके टूवर्ड्स पॉजिटिव है, ये इसके टूवर्ड्स पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या इम्बैलेंस होगा या बैलेंस होगा। कोई भूल जाए तो ऐसे करना, ठीक है।
तो ये है फ्रीट्स हाइडर का कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, और यहाँ पे जब भी इम्बैलेंस आएगा तो एटीट्यूड चेंज होएगा। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस गिवन बाय लियोन फेस्टिंगर। तो ये नाम भी याद रखना है, लियोन फेस्टिंगर ने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है कि जब आपको एक डिस्कम्फर्ट फील हो अपने कॉग्निशन में और अपने बिहेवियर में, तो आपका किसी चीज से रिलेटेड क्या एटीट्यूड है और उस चीज से रिलेटेड आपका क्या बिहेवियर है, अगर वो आपस में मैच नहीं कर रहे तो आपको काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा अपने मन में। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप एक बारी तो आपका कॉग्निशन कहता है कि पान मसाला कॉजेज माउथ कैंसर विच इज फेटल। आप मन में तो सोच रहे हो कि पान मसाला खाना बहुत बुरी चीज है क्योंकि उससे माउथ कैंसर हो जाता है, बट आपका बिहेवियर क्या है, आई ईट पान मसाला, आप असल में पान मसाला खा रहे हो। तो दुनिया को आप कहते हुए फिर रहे हो कि पान मसाला तो सेहत के लिए बहुत खराब है, उससे तो माउथ का कैंसर हो जाता है एंड ऑल ऑफ दैट थिंग, लेकिन आपका बिहेवियर है कि आप खुद तो पान मसाला खा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका क्या कॉग्निटिव कॉग्निशन था या आपका क्या एटीट्यूड था किसी चीज को लेके, और आपका क्या बिहेवियर है उस चीज को लेके, जब उन दोनों में एक डिसोनेंस आ जाए, यानी कि वो दोनों आपस में डिसोनेंट हो, आपस में ऑपोजिट हो, तब जो है डिस्कम्फर्ट कॉज होगा। और उस डिस्कम्फर्ट को हटाने के लिए आपको कॉन्सोनेंस लाना पड़ेगा। कॉन्सोनेंस यानी कि इन एटीट्यूड और बिहेवियर को पोलर ऑपोजिट से हटा के सिमिलर फोर्सेस बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए या तो आप कॉग्निशन 1 चेंज करोगे या आप कॉग्निशन 2 चेंज करोगे। ठीक है, अब इसको सिमिलर बनाने के लिए या तो आप कॉग्निशन 1 चेंज करके बोल दोगे कि यार पान मसाला से कोई माउथ कैंसर वगैरह नहीं होता, ठीक है खा लो, लाइफ इज शॉर्ट, अभी इंजॉय करना है, एंड यू ईट पान मसाला, तो आपका हो गया डिस्कम्फर्ट खत्म। या फिर आप सेकंड वे चूज कर सकते हो कि आप पान मसाला खाना छोड़ दो। तो आप बोल रहे हो कि पान मसाला से माउथ कैंसर होता है, इट इज डेंजरस, और आप कॉग्निशन 2 में क्या है, आपका बिहेवियर भी यही है कि यू डू नॉट ईट पान मसाला। तो फिर से क्या हुआ, आपका डिस्कम्फर्ट हट के कंफर्ट वाला स्टेट आ गया। तो यही थी थ्योरी कॉग्निटिव डिसोनेंस की बाय लियोन फेस्टिंगर, कि जब हमारा डिसोनेंस वाला स्टेट आता है तो हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। उस डिस्कम्फर्ट को रिमूव करने के लिए हम किसी एक चीज के टूवर्ड्स अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं ताकि हम कॉन्सोनेंस वाला स्टेट ला पाए, ताकि हमें डिस्कम्फर्ट फील ना हो। तो ये आपके दो तरीके, इंपॉर्टेंट तरीके एटीट्यूड चेंज करने की। एक था फ्रीट्स हाइडर ने जो दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, वहां पे भी डिस्कम्फर्ट की ही बात हो रही थी कि बैलेंस में अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है उस इम्बैलेंस में, तो हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं एटीट्यूड चेंज करके। कॉग्निटिव डिसोनेंस जो लियोन फेस्टिंगर ने दिया था, जहां पे अगर आपके कॉग्निशंस में डिसोनेंस है, कॉग्निशंस आपके पोलर ऑपोजिट्स हैं, तो आप उनको सिमिलर करने की कोशिश करोगे बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड्स। और जो थर्ड कॉन्सेप्ट है या थर्ड प्रोसेस है जिससे आप अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हो, दैट इज द 2 स्टेप कॉन्सेप्ट गिवन बाय एस.एम. मोहसिन। सो एस.एम. मोहसिन इज एन इंडियन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, एंड इन्होंने ये 2 स्टेप कॉन्सेप्ट दिया था। 2 स्टेप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि पहला तो बेसिकली मैं इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ, एग्जांपल सुनते ही आप समझ जाओगे क्या है 2 स्टेप कॉन्सेप्ट। सो 2 स्टेप कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सपोज, चलो मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, आई डोंट नो अबाउट यू, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, डोंट टेक इट एज ट्रू, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल माय फेवरेट एक्टर इज, चलो मैं XYZ बोलती हूँ, नाम नहीं लेती, आई विल नॉट क्रिएट कंट्रोवर्सीज ओवर हियर। सो माय फेवरेट एक्टर इज XYZ, ठीक है, XYZ मेरा फेवरेट एक्टर है और मैं उसके साथ आइडेंटिफाई करती हूँ, आइडेंटिफाई इन द सेंस दैट आई रियली एडमायर हिज वर्क, I really admire the acting skills of that XYZ actor and I really like that actor on screen, ठीक है। अब XYZ एक्टर ने क्या किया, XYZ एक्टर ने अपने ऑडियंस के साथ, यानी कि मेरे साथ और बाकी जो ऑडियंस है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत अच्छे से इंटरैक्ट किया, लाइव आए इंस्टाग्राम पे और बहुत अच्छे से इंटरैक्ट किया। एंड उसी वक्त उन्होंने जो है फिटनेस के ऊपर काफ़ी अच्छी बातें बोली, फिटनेस के बारे में बोला दैट यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ और एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको वॉक करना चाहिए और ये कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं जो आपको लेने चाहिए, उन्होंने साथ साथ ये भी बोल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक 2 स्टेप प्रोसेस हुआ। पहला स्टेप क्या था कि मैं एज अ टारगेट, यानी कि टारगेट तो मैं ही हूँ क्योंकि मेरा एटीट्यूड चेंज करना है, ठीक है। सो मैं एज अ टारगेट एक पर्टिकुलर सोर्स के साथ आइडेंटिफाई कर रही हूँ, यानी कि उस एक्टर के साथ मैं
आइडेंटिफाई कर रही हूँ, उस एक्टर को मैं लाइक कर रही हूँ फॉर हिज एक्टिंग स्किल्स, और बदले में क्या हो रहा है कि वो जो एक्टर है या जो सोर्स है वो एक पॉजिटिव रिलेशन क्रिएट करे टारगेट के साथ। अब पॉजिटिव रिलेशन एक्टर ने कैसे क्रिएट किया भाई, इंस्टाग्राम लाइव आके अपने फैंस को थोड़ी बहुत अच्छी बातें बोल दी, हो गया पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट। और फिर वो जो सोर्स है वो अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाए, वो उसने इंस्टाग्राम पे बोल दिया कि मैं भी 30-40 डेज से इस प्रोटीन के सप्लीमेंट को कंज्यूम कर रहा हूँ, अच्छी खासी वॉक कर रहा हूँ एवरीडे एंड सी हाउ फिट आई एम एंड एवरीथिंग, एंड यू शुड ऑल्सो फॉलो दिस फिटनेस जर्नी, यू शुड ऑल्सो फॉलो दिस प्रोटीन। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी उस एक्टर को लाइक करती हूँ तो वो एक्टर जो भी चीज़ एंडोर्स करेगा मैं ऑटोमेटिकली उसके टूवर्ड्स भी अपना एटीट्यूड पॉजिटिव ही बना लूंगी, चाहे मेरा एटीट्यूड पहले कुछ भी हो, चाहे मेरा एटीट्यूड पहले हो कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट अब क्योंकि उस इंसान ने ये चीज बोल दी जिस सोर्स के साथ मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ, तो क्या हो गया कि मैं अपना एटीट्यूड चेंज कर लूंगी ताकि मुझे डिस्कम्फर्ट फील ना हो। फिर से वही एक ट्रायंगल सा बन गया ना कि मैं एक्टर के टूवर्ड्स तो पॉजिटिव एटीट्यूड रख रही हूँ, प्रोटीन सप्लीमेंट्स मुझे इतने पसंद नहीं थे, पर क्योंकि मैं इस एक्टर के साथ आइडेंटिफाई करती हूँ, इसके टूवर्ड्स मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है और इसका प्रोटीन सप्लीमेंट के टूवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो चलो मैं भी प्रोटीन सप्लीमेंट के टूवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड रख लेती हूँ। सो दिस वॉज द 2 स्टेप कॉन्सेप्ट गिवन बाय SM मोहसिन। यहाँ पे एटीट्यूड चेंज 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है टारगेट ऑफ चेंज आइडेंटिफाइज विद द सोर्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का डेफिनेशन आपको देना होगा आंसर लिखते हुए। आइडेंटिफिकेशन मीन्स दैट टारगेट हैज लाइकिंग एंड रिगार्ड फॉर दैट सोर्स। और दूसरा स्टेप क्या है कि सोर्स को एक एटीट्यूड चेंज खुद दिखाना पड़ेगा, सोर्स को वो प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ा, सोर्स को उस एक्टर को अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बना के बॉडी शॉडी बनानी पड़ी बाय एक्चुअली चेंजिंग हिज बिहेवियर और हर बिहेवियर टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। Observing the source's changed attitude and behavior, target will also show an attitude change. तो यहाँ से हम टारगेट का भी एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। और ये एक टेलिंग अ लाई फॉर $20 फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ का ही एक्सपेरिमेंट था कॉग्निटिव डिसोनेंस पे। इस बॉक्स पे एक बारी नजर मार लेना जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए, तो एटीट्यूड चेंज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पूरे चैप्टर का। हमने प्रोसेस देखे, 2-3 प्रोसेस देखे, बैलेंस का जो फ्रीट्ज हाइडर ने दिया, कॉग्निटिव डिसोनेंस का जो लियोन फेस्टिंगर ने दिया, 2 स्टेप कॉन्सेप्ट का जो SM मोहसिन ने दिया। नाउ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज। तो जैसे हमने एटीट्यूड फॉर्मेशन में भी 2 चीजें करी थी, पहला कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे हो रहा है और दूसरा कौन से फैक्टर्स हैं जो एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वैसे ही एटीट्यूड चेंज में भी ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, जो ये 2 टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने इंपॉर्टेंट है कि पहला एटीट्यूड चेंज हो कैसे रहा है वो हम कर चुके हैं, दूसरा कि क्या फैक्टर्स हैं जो इस एटीट्यूड चेंज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। तो आपका जो एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना किसी चीज के टूवर्ड्स, उनको चेंज करना ज्यादा इजी होता है। सो सपोज प्रोटीन पाउडर के टूवर्ड्स मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव था, लेकिन उस चीज को चेंज करना ज्यादा इजी होगा अगर 2-3 बुरी बातें कोई मुझे बता देगा कि पता है उस इंसान के साथ तो प्रोटीन पाउडर खाने से ये हो गया वो हो गया, मैं अपना एटीट्यूड चेंज कर लूंगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरा एटीट्यूड किसी चीज के टुवर्ड्स नेगेटिव है तो चाहे कोई मुझे कितनी पॉजिटिव बातें बता ले, इतना इजीली मैं अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करूंगी, राइट। सो एक फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करा एटीट्यूड चेंज को वो है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर प्री एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। जो आपका एटीट्यूड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वो पॉजिटिव है तो इजीली चेंज हो जाएगा। अगर आपका एटीट्यूड बहुत ही एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम एंड पे है, जो कि कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव या कुछ ज्यादा ही नेगेटिव है, तो उसको चेंज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सिंपलर एटीट्यूड्स आर इजियर टू चेंज। अगर आपको याद हो हमने सिंपल एटीट्यूड देखा था ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड में, आई विल नॉट रिपीट इट, पता होना चाहिए आपको, नहीं तो कमेंट सेक्शन में याद दिलाओ अपने दोस्तों को क्या था सिंपल एटीट्यूड एंड कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ एटीट्यूड चेंज, किस डायरेक्शन में आपको एटीट्यूड चेंज करना है, क्या आप एटीट्यूड किसी का लेस पॉजिटिव से मोर पॉजिटिव करना चाह रहे हो या पॉजिटिव से मोर पॉजिटिव करना चाह रहे हो। तो अगर आप सेम डायरेक्शन में एटीट्यूड चेंज कर रहे हो यानी कि कॉन्ग्रुएंसी है, तो एटीट्यूड चेंज करना थोड़ा इजी होगा। लेकिन आप अगर डिफरेंट डायरेक्शन में एटीट्यूड चेंज करना चाह रहे हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव में ले जाना चाह रहे हो, तो एटीट्यूड चेंज करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। सो ये था कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट, राइट।
एंड कॉन्ग्रुएंट चेंजेस आर इजियर टू ब्रिंग अबाउट. तो पहला फैक्टर जो एटीट्यूड चेंज इन्फ्लुएंस कर रहा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एग्जिस्टिंग एटीट्यूड. सेकेंड फैक्टर जो एटीट्यूड चेंज में इन्फ्लुएंस करता है वो है सोर्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो इंसान आया है मेरा एटीट्यूड चेंज करने के लिए उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एंड रिसर्च ने ये फाइंड किया है कि अगर कोई सोर्स आपको क्रेडिबल लगता है, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, एक ये बिजनेसमैन है, ठीक है, और ये स्टूडेंट है, दोनों सेम ही बातें बोल रहे हैं, लैपटॉप को एंडोर्स करते हुए इस लैपटॉप कंपनी के टूवर्ड्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए दोनों का मैसेज सेम है, लेकिन हमारा बिलीफ जो है इस बिजनेसमैन पे ज्यादा होगा बजाय एक स्कूल के बच्चे पे. क्यों? क्योंकि हम बिजनेसमैन को या जो एक वर्किंग प्रोफेशनल है उसको एज अ क्रेडिबल सोर्स देखेंगे. तो अगर आपका सोर्स जो है जो आपका एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश कर रहा है वो क्रेडिबल है, वो अट्रैक्टिव है, फिजिकली अट्रैक्टिव है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा. ठीक है. द नेक्स्ट सेट इज मैसेज कैरेक्टरिस्टिक, कि क्या मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो किसी को उनके एटीट्यूड चेंज करवाने के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन्फ्लुएंस करेंगे कि एटीट्यूड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, कितना इजीली हो रहा है, कितना डिफिकल्टली हो रहा है. सो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आप किसी इंसान को एटीट्यूड चेंज करने के लिए लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हो, यू नो बड़ी बड़ी रिसर्चें बता रहे हो उनको, कम से कम 10-12 घंटे उनको लेक्चर दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है नहीं होगा, है ना. वो इंसान बोर हो जाएगा और फिर सोचेगा कि अरे इनका तो डेली का है, ये तो डेली मुझे ऐसे लेक्चर देते रहते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप किसी इंसान को बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दे रहे हो, 1 सेकंड 2 सेकंड तक बात करी और आपने सोचा अगर इनका हो गया एटीट्यूड चेंज तो ठीक है, नहीं तो आई गिव अप, तो भी नहीं होगा. सो दैट इंफॉर्मेशन ऑफ द मैसेज दैट यू डिलीवर फॉर चेंजिंग द एटीट्यूड शुड बी जस्ट इनफ, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम. सेकेंडली, क्या आपके मैसेज की एक रैशनल अपील है या इमोशनल अपील है. रैशनल अपील मतलब क्या आप लॉजिकली किसी को आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हो कि देखो प्रोटीन पाउडर खाने से साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये होता है वो होता है, तो क्या आप रैशनली कर रहे हो, या क्या आपकी इमोशनल अपील है कि यू नो प्रोटीन पाउडर खाने से आपकी अच्छी बॉडी बनेगी, देन आपके अच्छे अच्छे आपके क्लोथ्स आएंगे, अच्छा लुक आएगा, तो क्या आप इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो. सो मैसेज के कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या मोटिव्स एक्टिवेट कर रहा है वो मैसेज आपके उस पर्सन में जिसका एटीट्यूड चेंज करना है, वो सारी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे आपके एटीट्यूड चेंज को. द मोड ऑफ स्प्रेडिंग द मैसेज, अगर आप फेस टू फेस जाके किसी का एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करते हो बाय टेलिंग देम, तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है रादर दैन आप यू नो जस्ट फोन कॉल से बता रहे हो या मैसेज लिख के दे रहे हो. दैट ऑल्सो डिपेंड्स. And lastly, the factor that influences attitude change is the target characteristic. जिस इंसान का attitude change करना है उस इंसान के क्या कैरेक्टरिस्टिक है. अगर वो हाईली परसुएबल है, यानी कि इजीली उसका माइंड जो है चेंज कर सकते हैं हम कुछ भी बात करके, तो जाहिर सी बात है एटीट्यूड जल्दी चेंज हो जाएगा. अगर उस इंसान के बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यू नो उसने अपने मन में स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं, नेगेटिव एटीट्यूड्स बना रखे हैं, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू चेंज देयर एटीट्यूड. सेल्फ एस्टीम अगर किसी पर्सन की लो है ऑलरेडी और उनको खुद पे ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनका एटीट्यूड चेंज करना इजी होता है. बट अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका सेल्फ एस्टीम काफ़ी हाई है, उनको अपने ओपिनियंस अपने एटीट्यूड्स पे कॉन्फिडेंस है, तो उनका एटीट्यूड चेंज करना विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट. एंड इंटेलिजेंस, इफ समबडी इज वेरी हाईली इंटेलिजेंट, सो देयर एटीट्यूड उनको एटीट्यूड चेंज करना इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट. सो टारगेट, यानी कि किस इंसान का एटीट्यूड चेंज करना है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपका एटीट्यूड चेंज. ठीक है. जो इंसान एटीट्यूड चेंज कर रहा है यानी कि द सोर्स, उस पे उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे, आपका मैसेज कैसा है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा. तो ये काफी सारी फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके एटीट्यूड चेंज को. सो विद दिस वी ऑल्सो कंप्लीट योर एटीट्यूड चेंज. अब बचा है आपका एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप. ठीक है, कि आपका जो एटीट्यूड है और आपका जो बिहेवियर है आफ्टर फॉर्मिंग एन एटीट्यूड, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है. क्या हमारे एटीट्यूड्स हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या हमारा बिहेवियर हमारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस कर रहा है. चलिए, तो हमारा क्या एटीट्यूड है, यानी कि आपका क्या एटीट्यूड है और आपका क्या बिहेवियर है, उसके बीच में कंसिस्टेंसी कब होगी. सो
टू अंडरस्टैंड दिस आप वो पान मसाला वाला एग्जाम्पल फिर से याद कर लीजिए अपने मन में कि हमारा एटीट्यूड था कि पान मसाला शुड नॉट बी ईटन बिकॉज वो माउथ कैंसर कॉज करता है, और बिहेवियर हो रहा था दैट आई ईट पान मसाला. सो उसके बीच में तो कंसिस्टेंसी नहीं थी. तो कब एक एटीट्यूड और एक बिहेवियर के बीच में कंसिस्टेंसी होगी? वन, when the attitude is strong and occupies a central place in your attitude system. तो अगर आपका एक एटीट्यूड काफी स्ट्रॉन्ग है कि पान मसाला नहीं खाना चाहिए, उससे माउथ कैंसर होता है, एंड यू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, और उस चीज को लेके आपका एटीट्यूड काफी स्ट्रॉन्ग है, देन योर इट इज लाइकली कि आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट होगा और आप पान मसाला नहीं खाओगे. सेकेंडली, द पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज और हर एटीट्यूड. कभी कभी क्या होता है, हम बस इन्फ्लुएंस में बातें बोल देते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि हेल्थ हेल्थ का ख्याल रखो, जर्नलिंग करो, ये करो, वो करो, इसीलिए हम भी करने लग जाते हैं, बट वी आर नॉट इवेंचुअली अवेयर ऑफ व्हाट आवर एटीट्यूड इज. तो लेकिन अगर एक इंसान अवेयर है, क्लियरली उसे पता है उसका एटीट्यूड क्या है किसी चीज को लेके, तो इट इज लाइकली कि उनके एटीट्यूड और बिहेवियर में कंसिस्टेंसी होगी. नेक्स्ट, देर इज वेरी लिटिल और नो एक्सटर्नल प्रेशर फॉर द पर्सन टू बिहेव इन दैट मैनर. कोई और मुझे प्रेशराइज नहीं कर रहा उस वे में बिहेव करने के लिए. और अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई और मुझे प्रेशराइज नहीं कर रहा ये यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करने के लिए, किसी ने गन पॉइंट नहीं लगा रखी कि तुम्हें ये यूट्यूब वीडियो क्रिएट करना है, नहीं तो यू नो बहुत बुरा होएगा तुम्हारे साथ, नोबडी हैज प्रेशराइज्ड मी. तो अगर किसी ने मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं डाला हुआ ये यूट्यूब वीडियो क्रिएट करने के लिए, सो इट इज लाइकली कि मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियो इज पॉजिटिव एंड आई एंजॉय डूइंग दैट. सो मेरे एटीट्यूड और मेरे बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है कि आई एंजॉय क्रिएटिंग वीडियोस, तो आई एम क्रिएटिंग दीज वीडियोस. सो अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, अगर आप अवेयर हो अपने एटीट्यूड के बारे में, अगर आपके ऊपर वो पर्टिकुलर बिहेवियर परफॉर्म करने का कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, तो आपके एटीट्यूड और बिहेवियर में कंसिस्टेंसी होती है. एंड इफ द पर्सन बिहेवियर इज नॉट बीइंग वॉच्ड और इवेल्युएटेड बाय अदर्स, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. कभी कभी क्या होता है कि कोई और अगर हमें कुछ काम करते हुए ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम कुछ उस काम को डिफरेंटली करते हैं बाय बिकॉज वी बिकम लिटिल कॉन्शियस. लेकिन अगर कोई हमें वो चीज करते हुए ऑब्जर्व नहीं कर रहा, उस वक्त हम उस काम को कैसे कर रहे हैं विल डिटरमाइन आवर रियल एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट वर्क. ठीक है, कोई आपको पढ़ाई करते हुए ऑब्जर्व नहीं कर रहा, आप घर में अकेले हो और आपको खुद ही करना है जो पढ़ाई अपनी करनी है, तो उस वक्त आप कितना टाइम दे रहे हो अपनी स्टडीज को विल डिटरमाइन योर एक्चुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, रादर दैन अगर कोई सर पे खड़ा हो के आपको बोल रहा है पढ़ो, मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम पढ़ोगे या फोन यूज करोगे. सो पर्सन इज नॉट बीइंग वॉच्ड और इवेल्युएटेड बाय अदर्स, देन लाइकली कि उनके एटीट्यूड और बिहेवियर में कंसिस्टेंसी होगी. एंड फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, पर्सन थिंक्स दैट द बिहेवियर विल हैव पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस. तो उस इंसान को लगता है कि जो भी मैं बिहेवियर कर रही हूँ अभी उसका कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा, कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, इसीलिए मैं इस बिहेवियर में एंगेज कर रही हूँ, और मेरा एटीट्यूड और बिहेवियर जो है वो फिर कॉन्सोनेंट रहेगा, उसके बीच में जो है कंसिस्टेंसी रहेगी. सो यहाँ पे बेसिकली हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा क्या एटीट्यूड है और मेरा क्या बिहेवियर है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है. सो मेरा एटीट्यूड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा मेरा बिहेवियर उस एटीट्यूड से सिमिलर होगा. मैं जितना अवेयर होंगी अपने एटीट्यूड के बारे में, जितना क्लियर मुझे पता होगा कि मेरा एटीट्यूड किसी चीज को लेके क्या है, वैसा इवेंचुअली मेरा बिहेवियर हो जाएगा. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मेरा बिहेवियर मुझे कितना इंजॉयमेंट दे रहा है वो भी मेरे एटीट्यूड को डिटरमाइन करेगा. ठीक है, अगर मेरे बिहेवियर को कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है फिर भी मैं उस चीज को कर रही हूँ, तो मेरा एटीट्यूड भी उस चीज से डिटरमिन होगा. सो ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि एटीट्यूड ही आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा या बिहेवियर ही आपके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करेगा. इट इज एक्चुअली रोल रिवर्सल, दोनों अपना रोल जो है चेंज करते रहते हैं. एटीट्यूड्स में नॉट ऑलवेज प्रेडिक्ट द एक्चुअल पैटर्न ऑफ वंस बिहेवियर. हो सकता है मैं ऊपर से सुपरफिशियली बोल रही हूँ दैट माई एटीट्यूड टूवर्ड्स एक्सरसाइजिंग इज वेरी पॉजिटिव, लेकिन मेरे बिहेवियर में तो वो चीज़ नहीं रिफ्लेक्ट हो रही, मैं नहीं एक्सरसाइज कर रही हूँ एवरीडे, या मैं अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रही हूँ. सो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान का एटीट्यूड उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पाए या एक इंसान का बिहेवियर उसके एटीट्यूड को प्रेडिक्ट कर पाए. सो दैट इज सच द रिलेशनशिप ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर. तो कोई क्वेश्चन इस चीज पे आते हैं, आपको ये 5 पॉइंट्स अच्छे से इलेबोरेट करके एग्जांपल्स थोड़े बहुत अगर हों आपके पास तो उसके साथ समझाने हैं. ओके,
ये चीज हम कर चुके हैं. समटाइम्स इट इज द बिहेवियर दैट डिसाइड्स योर एटीट्यूड. एंड द फाइनल टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. सो 10 मिनट या मैक्सिमम 12 मिनट में आप लोगों की और लूंगी. प्लीज हैव पेशेंस. आई होप आप लोग अभी तक जग रहे हो. साथ साथ मैं अकेली नहीं बोल रही हूँ. टुडे आई एम ऑल्सो फीलिंग अ लिटिल टायर्ड. वॉइस जो है बिल्कुल जवाब दे रहा है गला. पर चलिए, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन हमारा टॉपिक है. नाउ प्रेजुडिस क्या होता है? किसी भी ग्रुप के टूवर्ड्स हमारा कैसा एटीट्यूड है? यूजुअली नेगेटिव. दैट इज व्हाट इज प्रेजुडिस. कि किसी ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप के टूवर्ड्स मेरा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है, उसे बोलते हैं प्रेजुडिस. प्रेजुडिस से ही रिलेटेड टर्म है स्टीरियोटाइप. प्रेजुडिस से ही रिलेटेड टर्म है डिसलाइक और हेट्रेड. ओके, ये थोड़ा सा, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, प्रेजुडिस से ही रिलेटेड टर्म है डिसलाइक और हेट्रेड, एंड प्रेजुडिस से ही रिलेटेड टर्म है डिस्क्रिमिनेशन. सो प्रेजुडिस बेसिकली इज कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के टुवर्ड्स आपका एटीट्यूड कैसा है, जो कि यूजुअली नेगेटिव ही होता है. प्रेजुडिस के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे एटीट्यूड के हमारे अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कंपोनेंट, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट थे, वैसे ही प्रेजुडिस के भी एबीसी कंपोनेंट होते हैं. अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ प्रेजुडिस इज डिसलाइक और हेट्रेड. यानी कि अगर आपका किसी ग्रुप के टुवर्ड्स जो है नेगेटिव एटीट्यूड है, तो आपका अफेक्टिव कंपोनेंट यानी कि इमोशनल कंपोनेंट क्या होगा कि आप उस ग्रुप को एकदम से डिसलाइक करोगे. यू विल हेट दैट ग्रुप, राइट. और बी यानी कि बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होगा? यू विल डिस्क्रिमिनेट. आप एक्शन में लाओगे उस डिसलाइक और उस हेट्रेड को जो आपका उस ग्रुप के टुवर्ड्स है. यू विल बिगिन टू डिस्क्रिमिनेट द पीपल फ्रॉम दैट ग्रुप. हो सकता है उस ग्रुप के लोगों से आप बात करना छोड़ दो, हो सकता है उस ग्रुप के लोगों से आप हैंडशेक ना करो, बाकी सबसे हैंडशेक कराओ. सो डिस्क्रिमिनेशन इज द बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ प्रेजुडिस. Dislike or hatred is the affective component of prejudice. एंड स्टीरियोटाइप इज द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ प्रेजुडिस. ठीक है, जो आपका थिंकिंग वाला कंपोनेंट है, जिसमें आप क्या सोचते हो कि उस ग्रुप से बिलोंग करने वाला हर एक इंडिविजुअल वही कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करता है जो उस ग्रुप के बारे में मेरी जो सोच है. ठीक है, मैं इंडिविजुअल को एज इंडिविजुअल नहीं देख रही. अब मैं इंडिविजुअल को एज अ ग्रुप ही देख रही हूँ कि उस पर्टिकुलर ग्रुप जिसके टुवर्ड्स मेरा प्रेजुडिस बना हुआ है, उससे निकलने वाला हर एक मेंबर जो है उसको पास भी वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस पूरे ग्रुप के पास है. सो दैट इज स्टीरियोटाइपिंग. तो ये है प्रेजुडिस. और प्रेजुडिस के हमने क्या करे, एबीसी कंपोनेंट्स भी देख लिए हैं, जिसके बारे में आपको पता लग गया है. ओके, नाउ प्रेजुडिस के क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से ये प्रेजुडिस उत्पन्न हो सकता है? ऐसा तो है नहीं कि हम बाय बर्थ प्रेजुडिस लेके पैदा होते हैं कुछ ग्रुप्स के टुवर्ड्स. नो, there are certain ways by which we develop these prejudices over time, these negative attitudes over time, by learning. ठीक है, लर्न कैसे कर सकते हो? एसोसिएशन से लर्न कर सकते हो, रिवॉर्ड पनिशमेंट से लर्न कर सकते हो, दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके कि आपके फैमिली मेंबर्स के भी कुछ प्रेजुडिस हो सकते हैं किसी ग्रुप के टुवर्ड्स, उनको ऑब्जर्व कर करके आपके भी हो सकते हैं उस ग्रुप के टुवर्ड्स वही प्रेजुडिस बन गए. या आपने कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ी किसी चीज पे, या कहीं पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के टुवर्ड्स एक्सपोजर हुआ, तो आपका लर्न हो गया कि आपके प्रेजुडिस फॉर्म हो गए. सेकेंडली, स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस. इन ग्रुप क्या होती है? मेरी खुद की जो ग्रुप है वो बोलते हैं हम उसे बोलते हैं इन ग्रुप. जो चैप्टर नंबर 7 है जो हम आज 3 बजे करने वाले हैं, उसमें इन ग्रुप आउट ग्रुप को और डिटेल में डिस्कशन होगा. बट अगर मेरा बहुत ज्यादा इन ग्रुप बायस है कि मैं सिर्फ अपने ग्रुप के मेंबर्स को ही फेवर करती हूँ और किसी को मैं ज्यादा फेवर नहीं करती, या मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी है कि जिस ग्रुप से मैं बिलोंग करती हूँ वही मेरी आइडेंटिटी एंड नथिंग एल्स डिस्पाइट इट या बिसाइड्स इट, तो भी ज्यादा चांसेस है कि जो लोग मेरे ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहे उनके टुवर्ड्स मैं प्रेजुडिस या नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकती हूँ. देन स्केप गोटिंग, इंपॉर्टेंट टर्म है ये. ठीक है, एज इंडिविजुअल भी आ सकता है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन. स्केप गोटिंग में क्या होता है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो सारा का सारा ब्लेम जो है माइनॉरिटी ग्रुप पे पुट कर देते. कुछ भी अगर मिसहैपनिंग हो गई, कुछ भी बुरा हो गया, तो मेजॉरिटी ग्रुप ने उस माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर जिसके टूवर्ड्स उसके प्रेजुडिस बने हुए हैं, उस माइनॉरिटी ग्रुप पे सारा ब्लेम पुट कर दिया कि इस ग्रुप की वजह से ऐसा हुआ है, इस ग्रुप के मेंबर्स ही ऐसे हैं. और माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो इतनी स्मॉल है या इतनी वीक है कि वो अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रही है, अपने लिए जो है वो उस एक्यूजेशंस को फाइट भी नहीं कर पा रही है. सो स्केप गोटिंग इज अ ग्रुप बेस्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन, जहाँ पे पूरी की पूरी ग्रुप, मेजॉरिटी ग्रुप हावी हो जाती है माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर एंड बिगिंस टू ब्लेम देम.
अब जब आप ये स्केप वोटिंग कर रहे हो, जब आप किसी को ब्लेम गेम में फंसा रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसके टूवर्ड्स आपके नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, प्रेजुडिस हैं। और कोई और जब ये चीज ऑब्जर्व करेगा, किसी को अगर पता लगेगा कि इस ग्रुप की वजह से ये सब हुआ है, चाहे हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे उन्हें नहीं पता कि वो स्केपगोट के शिकार हुए हैं, उनके ऊपर नकली एक्यूजेशंस लगे हैं, बट अगर किसी को पता लगेगा कि अरे इस ग्रुप की वजह से ये सारे मिसहैपनिंग्स हुए हैं, तो उनका भी प्रेजुडिस बन जाएगा फिर उस ग्रुप के टूवर्ड्स, एंड दिस प्रेजुडिस जस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग, ठीक है। देन कर्नल ऑफ ट्रुथ कॉन्सेप्ट। कर्नल ऑफ ट्रुथ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपने काफी बारी लोगों को शायद ये बोलते हुए सुना भी होगा कि यार सारे लोग इस पर्टिकुलर ग्रुप XYZ को ब्लेम करते रहते हैं, सारे लोग बोलते हैं कि ये ग्रुप ऐसी है, ये ग्रुप वैसी है। हो सकता है यार इसमें कुछ सच्चाई हो, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर टॉकिंग बैड अबाउट दिस ग्रुप। सो हम बोलते हैं ना ऐसे कि यार अगर इतने सारे लोग इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, इस पर्टिकुलर इंसान या इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बुरा बोल रहे हैं या कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, सो मे बी देर इज सम ट्रुथ इन दैट। सो दैट इज योर कर्नल ऑफ ट्रुथ कॉन्सेप्ट। तो जब एक इंसान ये बिलीव करने लग जाए कि इतने सारे लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होगी, तो वो भी अपने प्रेजुडिस फॉर्म कर लेते हैं फिर, ठीक है। देन देर इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है विक्टिम की। यहाँ पे विक्टिम कौन है? यहाँ पे विक्टिम वो माइनॉरिटी ग्रुप है जिसके अगेंस्ट प्रेजुडिस फॉर्म हो रहे हैं, या वो ग्रुप है जिसके अगेंस्ट प्रेजुडिस फॉर्म हो रहे हैं। So most often than not, what happens is the target group may behave in ways that justify the prejudice. कभी कभी होता है ना कि स्कूल में भी टीचर्स जो है कुछ बच्चों को बोल देते हैं कि अरे तुम तो बैक बेंचर हो, तुम तो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम क्या नंबर लाओगे, तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, एकदम उन्हें साइडलाइन कर देते हैं। So that is also a kind of discrimination that they are doing, the teachers. सो समटाइम्स उन बच्चों में एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आ जाती है, उन्हें लगता है कि यार इस टीचर को वैसे ही मुझसे कोई उम्मीद नहीं है, ये तो मुझे वैसे ही डफर सोचती है, तो चलो अब तो मैं इसके पेपर के लिए बिल्कुल ही नहीं पढ़ूंगी और इसके पेपर में 0 नंबर लेके आऊंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, उस बच्चे ने खुद ही कंफर्म कर दिया उस नेगेटिव एक्सपेक्टेशन को, और सामने वाले के प्रेजुडिस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा पक्का कर दिया। सो दैट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, जहां पे जो टारगेट ग्रुप है वो वैसे ही वेज में बिहेव कर रही है जो उनके खिलाफ बने हुए प्रेजुडिसेस को कंफर्म करते, और जो नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस है उनके से लोगों को वो भी कंफर्म करते। सो दीज आर योर 5 वेज जिनसे जो है आप, या सोर्सेज हम जिन्हें कह सकते हैं, 5-6 सोर्सेज जैसे आप प्रेजुडिस फॉर्म कर सकते हो। लर्निंग, स्ट्रॉन्ग इन ग्रुप आइडेंटिटी, स्केप गोटिंग, kernel of truth, and self-fulfilling prophecy. And finally we move on to the last part of the chapter. मुझे पता है आप लोग ये डन का साइन देख चुके हो, बट वेट, अभी थोड़ा बहुत बचा है। तो हम ये प्रेजुडिस हैंडल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो भाई पढ़ने से तो हमें समझ आ गया कि प्रेजुडिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करना, उन्हें आइसोलेटेड फील कराना, उनको उनके ऊपर ब्लेम गेम करना, दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिस शुड एम एट दीज 4 थिंग्स। ये एम होना चाहिए उन स्ट्रैटेजीज का जो प्रेजुडिस हैंडल करने की कोशिश करते हैं। पहला एम, मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग प्रेजुडिस। तो जहां से ये जो सोर्सेज है प्रेजुडिस के, उनको ही मिनिमाइज करने की कोशिश, कि जिन जिन जगह से प्रेजुडिस लर्न किए जा सकते हैं उनको मिनिमाइज करो। सेकेंडली, चेंजिंग सच एटीट्यूड्स। जो लोग प्रेजुडिस होल्ड करें उनके उन एटीट्यूड्स को चेंज करना। थर्ड क्या है, डी एम्फसाइजिंग अ नैरो सोशल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द इन ग्रुप। तो जो इन ग्रुप के बेस्ड इतनी ज्यादा नैरो सोशल आइडेंटिटी हमने बना ली है कि हम बस अपने इन ग्रुप के ही बन के रह गए हैं, उसके अपने ग्रुप के बाहर लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, उसको थोड़ा डी एम्फसाइज करना। एंड लास्टली, डिस्करेजिंग द टेंडेंसी टूवर्ड्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो जो हमारी विक्टिम्स होते हैं प्रेजुडिस के, उनमें जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की टेंडेंसीज होती हैं उनको डिस्करेज करना, उनको थोड़ा मोटिवेट करना कि इवन दो लोग ये कह रहे हैं बट आपको ऐसे वेज में बिहेव नहीं करना है जैसे एक्विजिशंस आप पे लग रहे हैं। तो ये सारे गोल्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं? वन इज बाय एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल दैट यू कैन यूज, ठीक है। एजुकेशन, लोगों को पढ़ा के, एजुकेट करके, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करो, ताकि ये जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, जो प्रेजुडिस बने हुए हैं, वो करेक्ट हो सके, लोगों को करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके। इंक्रीजिंग द इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, ठीक है, ताकि हम डिफरेंट ग्रुप के मेंबर से भी मिले। ऐसा ना हो कि हम अपने ग्रुप के मेंबर्स में बन के रह जाएं और दूसरे लोगों से इंटरैक्ट ही ना करें। हम दूसरे लोगों से भी इंटरैक्ट करें, बिकॉज व्हेन वी इंटरैक्ट विद अदर पीपल
वी गेट टू नो मोर अबाउट देम एंड हमारे काफ़ी सारे स्टीरियोटाइप्स तो उसी वक्त हट जाते हैं कि यार मैंने तो सुना था तुम लोग ऐसे हो बट तुम लोग तो ऐसे नहीं हो, तुम लोग तो ऐसा नहीं करते, तुम लोग तो अच्छे से बिहेव करते हो। सो इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करने से भी काफ़ी हद तक जो है प्रेजुडिस को हैंडल किया जा सकता है। बट ये इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट तभी होना चाहिए जब जो दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो एक कोऑपरेटिव सेटिंग में मिले, ना कि एक लड़ाई के मोड में मिले। सेकेंडली, दोनों ग्रुप के बीच में क्लोज इंटरेक्शन होना चाहिए, यानी कि दूर दूर बिठा दिया और बस दूर से अपने आप को देख लो और चले जाओ। नो, देयर शुड बी अ क्लोज इंटरेक्शन। एंड थर्डली, जो दोनों ग्रुप्स हैं उनमें कोई ज्यादा पावर डिफरेंस ना हो कि एक ग्रुप बिल्कुल हाई क्लास हो और एक क्लास एक दूसरी क्लास से हो। सो देयर शुड नॉट बी मच पावर और स्टेटस डिफरेंस बिटवीन द टू। And another strategy for handling prejudice is highlighting individual identity rather than group identity. तो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी पे फोकस करना rather than कि वो इंसान कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है उस पे फोकस करना, ठीक है। तो इस चीज से हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप का जो इम्पोर्टेंस है उसी को डिक्रीज कर रहे हैं ताकि हम इंडिविजुअल की आइडेंटिटी पे ज्यादा फोकस कर पाए। किसी भी इंसान को इवेल्युएट करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसे एज एन इंडिविजुअल देखें, ना कि एज पार्ट ऑफ सम ग्रुप। सो दीज आर सम ऑफ योर स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिस। हमारे गोल क्या है हैंडल करने के प्रेजुडिस को? हमारे गोल्स ये हैं, हम ये गोल्स अचीव करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? थ्रू एजुकेशन, थ्रू इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, थ्रू हाईलाइटिंग ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। एंड फाइनली विद दिस वी कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 6। खुशी तो काफी हो रही होगी आप लोगों को, क्योंकि मुझे तो बहुत हो रही है दैट फाइनली आई विल गो एंड ड्रिंक सम वाटर एंड हैव सम कॉफी। ठीक है, इतनी देर से बोले जा रही हूँ। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर 6 एंड आई होप आप लोगों को कोई डिफिकल्टीज अब नहीं है चैप्टर 6 को समझने में। इस वीडियो के बाद आप थोड़ा सा अपना ब्रेक ले सकते हैं, लंच वगैरह करिए, अपना रेस्ट कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। फिर हम मिलेंगे 3 बजे जब हम आपका फाइनल टॉपिक जो है फाइनल चैप्टर नंबर 7 उसको भी कंप्लीट कर देंगे। एंड टुडे आपका 12th का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर 4 चैप्टर 5 हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। And guys, it's a humble request that if you are enjoying, if you are finding these videos, one shot videos informative, तो प्लीज अपने क्लासमेट्स के साथ कोई व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं पे भी अपने क्लासमेट्स के साथ इनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस स्ट्रीम को लाइक कीजिए, बिकॉज दैट रियली रीइंफोर्सेस मी। वो मेरे लिए एक रिवॉर्ड फैक्टर होता है कि यार जो हार्डवर्क मैं पुट इन कर रही हूँ इन वीडियोस को क्रिएट करने में, कॉन्स्टेंटली जब से बोल रही हूँ, 1 घंटा 16 मिनट कुछ हो चुका है कॉन्स्टेंटली आई एम स्पीकिंग, तो वो चीज़ थोड़ी इक्वलाइज हो जाती है व्हेन आई सी दैट द हार्ड वर्क दैट आई एम पुटिंग इन इज बीइंग यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, स्टडी वेरी वेरी वेल, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, एंड आई विल मीट यू एट 3 PM टुडे। बाय बाय।